जय हिंद, सभी को नमस्कार। हम भारत भूगोल पढ़ रहे थे और भारत भूगोल में हमारा जो टॉपिक था वो भारत का भौतिक प्रदेश यही था ना। और भारत के भौतिक प्रदेश में 2 नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे अपने, और 2 नंबर भौतिक प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में मैंने आपको बात बताई थी कि इस प्रकार से ये कोई चट्टानी भाग है ना। और ये जो चट्टानी भाग है, इससे कोई नदी निकली और उसके ऊपर पथरीला इलाका है, उसे तो क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश। लेकिन जहां पुनः नदियां तैरकर दिखाई देने लग जाएं, उस क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र। आज हमें 2 नंबर यही पढ़ना है। और 2 नंबर जो भौतिक प्रदेश है, इसमें उत्तर के विशाल मैदान में नंबर 1 पे हमने कल पढ़ा था भाबर क्या होता है। अच्छा, एक प्रश्न और इसमें ऐड कर लेना। भाबर जो है वो शिवालिक शिवालिक हिमालय व तराई प्रदेश के मध्य आता है। देखो, ये पर्वत कौन सा हो गया? शिवालिक। और ये तराई क्षेत्र हो गया। इसके बीच का जो बेल्ट है वो क्या कहलाता है? भाबर। भाबर में नदियों का जल क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब 2 नंबर पे हम जो पढ़ेंगे उस क्षेत्र का नाम है तराई। इसमें आप लिखोगे यहां नदियों का जल पुनः दिखाई देता है, जो भाबर प्रदेश में अदृश्य हुई थी। जो भाबर प्रदेश में नहीं दिख रही थी ना, उनका जो जल है वो कहां दिखेगा? तराई के अंदर। कैसे? बाबर का लिखाया था ना मैंने कल आपको, लगभग 8 से 15 से 16 किलोमीटर हो गया। और तराई जो है, हाँ, तराई जो है वो लगभग मान के चलो आप 15 से 30 किलोमीटर। हाँ, कुछ भी लिख दो, 15 या 16, 15 या 16, ठीक है, लगभग इसके आसपास। अब यहाँ देखो, तराई क्षेत्र में क्या होता है, नदी पहली बार बाहर आएगी तो यहाँ पर जंगल अब वो अत्यधिक मिलेंगे। तो लिखो यहाँ अत्यधिक जंगल। मलेरिया रोग की प्रधानता ज्यादा मिलेगी। मलेरिया रोग की क्या मिलेगी यहाँ ज्यादा? प्रधानता। मच्छर बहुत है, इसलिए इसे मच्छर पेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और एक और बात याद करना कि यहाँ अत्यधिक यानी घने जंगल, मलेरिया रोग की प्रधानता। अच्छा, एक यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दूधवा
राष्ट्रीय उद्यान। अब आप राज्य बताओ, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी। लिखो इतना बाबर प्रदेश को। लिखो आंध्र प्रदेश। देखो ये कैसे बनते हैं। अब मान लो ये कोई नदी बह रही है, बह रही है। नदी जब शुरू शुरू में आती है तो इसका भाव जो क्षेत्र होता है वो बहुत चौड़ा होता है। नदी जब शुरू से निकल कर आती है ना, जब हिमालय की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा होती है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र चौड़ा होता है, तो इसका पानी जो है वो आगे तक बढ़ जाता है, इस प्रकार से। ऐसे अब पानी बढ़ गया इसका आगे। अब इस जमीन को यहाँ पर इसको पानी बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। अब पानी अच्छा मिलेगा तो यहाँ की जो मृदा होगी वो कैसी होगी? उपजाऊ। और दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। उपजाऊ मिट्टी के मैदान को ही क्या कहते हैं? खादर। उपजाऊ मिट्टी का जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द और आता है बांगर। बांगर क्या होता है वो देखो। अब देखो, कई मैदान जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, ठीक है। कई मैदान जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऊंचे। अब जैसे नदी कोई भाव बढ़ा नदी का, अब पूरे भाव में थी तब तो इसका जल जो है वो पहुंच गया, ठीक है, कुछ क्षेत्रों पे, कुछ पे नहीं पहुंचा, ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि हमेशा यहां जल पहुंचेगा। तब क्या होता है, यहां जल पहुंच नहीं पाता, और जल पहुंच नहीं पाता जिस कारण यहां क्या होता है, यहां पर जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी जो क्या है? अनुपजाऊ हो जाती है। इसी अनुपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर। ये था तो पहले जलोढ़ मैदानी, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है, और पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? अब बताओ, दोनों मोटी मोटी बात समझ में आई? तो सारों पहला लिखो खाद्य प्रदेश का बारे में। लिखो आप खाद्य प्रदेश। यहां नदियों की बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंचता है। यहां नदियों के जो बाढ़ का पानी है वो प्रति वर्ष पहुंचता है, जिस कारण यहां पर जो मृदा है वो कैसी पाई जाती है? जलोढ़। कौन सी मिट्टी? मृदा जलोढ़ पाई जाती है। अच्छा, जिस इलाके में मिट्टी जलोढ़ होगी तो इसकी एक परिभाषा याद रखना, अगर शब्द आए कि खादर किसे कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा पूछे तो याद रखना, नवीन जलोढ़ मैदान को, जो नए नए बनते हैं, नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? खादर। नवीन जलोढ़ मैदान को खादर कहते हैं। खादर मैदान का जो आपको विस्तार देखने को मिलेगा, ये भारत है, और भारत में यहां इस प्रकार से
ये ऐसे, ये दो राज्य हैं जहां पर ज्यादातर विस्तार इसका देखने को मिलता है। एक ये राज्य हो गया, हाँ भाई, एक ये राज्य है और एक ये। अच्छा, इसमें एक है यूपी और एक है बिहार। चलो मैंने मैप बनाया था, अब आपसे मैं पूछता हूँ यूपी कौन सा है? ये वाला जो है यूपी, बिहार बोला था ना अपनों ने, तो यूपी पहले है और उसके बाद क्या है? बिहार के लाला, ये आ गया बिहार। तो विस्तार जो है वो इन क्षेत्रों में है। यहां इसका क्या मिलेगा आपको? विस्तार। तो ये खादर में लिख लो, खादर के अंदर आप ये बात जल्दी ऐड कर लो। समझ में आ गया ये प्रदेश? खादर यानी उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र, और ये कहां पर देखने को मिलेगा? यूपी और बिहार में। अब लिखो बांगर। बांगर प्रदेश, लिखो बांगर प्रदेश के अंदर। यह मैदान का ऊंचा भाग है, यह मैदान का ऊंचा भाग है, यहां बाढ़ का जल, नदियों की, नदियों से जो बाढ़ आती है, जल नहीं पहुंच पाता। इसलिए बांगर को कहते हैं पुराने जलोढ़ मैदान। पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। यानी जो अनुपजाऊ क्षेत्र हो गया है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बांगर। देखो, कोई भी जमीन है उसको बराबर मात्रा में पानी मिलता रहेगा तभी उपजाऊ रहेगी, पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ। तो अनुपजाऊ मैदान वो क्या हो जाएगा? बांगर। बंजर भूमि अलग होती है, बांगर क्षेत्र अलग होता है। बंजर तो बहुत भयंकर लेवल पे बंजर होती है ना। अब बांगर प्रदेश कहाँ मिलेगा आपको? लिखो, सतलज व गंगा के ऊपरी हिस्से में। सतलज नदी है ना, सतलज व गंगा के ऊपरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, बांगर क्षेत्र क्या राजस्थान में भी पाया जाता है? ये राजस्थान, राजस्थान में इस प्रकार से एक भौतिक प्रदेश, इसका नाम है पश्चिमी रेतीला। ये वाला जो भौतिक प्रदेश है, इसके अंदर एक क्षेत्र तो हो गया ये, एक क्षेत्र हो गया ये,
अब आपको तो चलो मैं दिखाई देता हूँ ये कौन सा, अभी दिख जाएगा। अब तो दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये तो है नंबर 1 पे घग्गर बेसिन, नंबर 2 पे है शेखावाटी, और नंबर 3 पे नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 पे है गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। ये जो नंबर 2 का बेल्ट है ना, इसे बोलते हैं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। इसे शेखावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में बांगर प्रदेश भी देखने को मिलता है। एक तो वहां मिलता है सतलज और गंगा, सतलज और गंगा के ऊपरी मैदानों में। इसके अलावा राजस्थान में शेखावाटी यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, वो जिले हैं, ये वहां देखने को हमें मिलता है। तो ये रहा भाई बांगर प्रदेश, लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद एक शब्द पढ़ेंगे, रे है या कलर। ये क्या होता है? क्या शब्द आएगा? रे है या कलर। देखो ये प्रकार जो है ना, वो बांगर प्रदेश का ही है, रे है या कलर। लेकिन इसमें छोटी सी परिभाषा जो है वो याद रखनी है आपको। बांगर प्रदेश में जहां सिंचाई या कृषि अधिक है, वहां कई इलाकों में भूमि के ऊपर एक सफेद कलर की नमकीन परत जमा होती है, जिसे हाँ सोरा भी कह सकते हो आप। उसे क्या कहते हैं? रे है या कलर। रे है या कलर। ठीक है, तो आप लिख लो रे है कलर क्या होता है। लिखो, बांगर मिट्टी में जहां, बांगर मिट्टी में जहां सिंचाई कार्यों की, बांगर मिट्टी में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, बांगर मिट्टी में जहां सिंचाई कार्यों की अधिकता होती है, वहां भूमि पर कहीं कहीं, वहां भूमि पर कहीं कहीं एक नमकीन, एक नमकीन सफेद परत पाई जाती है। अब रेय की बात करें तो यूपी में व हरियाणा, यूपी हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो लिख लो, यूपी व हरियाणा के शुष्क भागों के अंदर, यूपी व हरियाणा के शुष्क भागों में होगी। इतना छोटा प्रश्न नहीं आता, ये बहुत छोटा प्रश्न हो गया। हाँ होगी, हाँ इतना छोटा प्रश्न नहीं बनेगा, इसे तो खेतों में भी होती है सामान्य ये चीजें, ये बहुत छोटा हो जाएगा ना प्रश्न। अब देखो भूड, बताया तो था बांगर प्रदेश में जहां अधिक सिंचाई करते हैं, उस कारण यहां सफेद परत जमा हो जाती है। ठीक है जी।
अब लिखो लास्ट, सेकंड लास्ट भौतिक, इसमें ये भी बांगर का ही है। पहले लिखो फिर समझाता हूँ। लिखो भूड। भूड में लिखो बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में, बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में, ये भी सेम उसी सी तरह है लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है इसमें। बांगर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां आवरण क्षय के कारण, आवरण क्षय, आवरण क्षय के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी, आवरण क्षय के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तथा वहां कंकरीली मिट्टी का जमाव हो जाता है। समझ में आई? अब ये क्या चीज होती है देखो। पहले एक बार थ्योरी पढ़ो आप जो मैंने लिखाई। पढ़ो पढ़ो जल्दी, फिर मैं समझाता हूं। आपने एक नाम सुना है मृदा का क्षय रोग? मृदा का क्षय रोग क्या होता है? मिट्टी के क्षय रोग का मतलब होता है मिट्टी की रेंगती हुई मौत होना। मिट्टी की कैसी मौत होना? अब मिट्टी कैसे रोके रेंगेगी? तो मिट्टी रेंगेगी अपर्दन के कारण। और वो भी कौन सा अपर्दन? रेंग रेंग के मौत हो जाती है मिट्टी की। अब सुनो, हवा चलेगी तो हवा एक स्थान से मिट्टी को दूसरे स्थान उड़ा के लेके जाएगी। अब देखो, मिट्टी कंकड़ों को नहीं उड़ा सकती। सामान्य जो हवा होती है वो कंकड़ को नहीं उड़ा सकती। अब घटना ये होती है कि मिट्टी को हवा जो उड़ा के ले जाती है वो ले गई, लेकिन जो कंकड़ वगैरह थे वो वहीं के वहीं रह गए, जिस कारण ये क्षेत्र भी कृषि इतनी ज्यादा होती नहीं है इसमें। इसको भी किस में ले लेते हैं? बांगर प्रदेश के अंदर ही शामिल ले लेते हैं। ठीक है, अब बात बताओ समझ में आई क्या? ठीक है, यहां पर क्या किसका जमाव हो जाता है फिर? कंकड़ का। कंकड़ पत्थर हो जाते हैं। लास्ट और अंतिम है डेल्टा। इसको समझना ये अलग चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। देखो भाई लोग, इधर एक नदी बह रही है, बह रही है। अरे बह रही है नहीं बह रही? तो रोक के दिखा दो इसको। अब क्या होता है, जब नदी बहती है तो लास्ट के मुहाने पर छोटी हो जाती है नदी, और जो नदी है वो छोटी होकर अनेक धाराओं में ऐसे गिरने लग जाती है सागरों के अंदर। इस प्रकार से इसकी अनेक धाराएं बन जाती है, और इसी धारा को क्या कहा जाता है? डेल्टा। ये जो धाराएं हैं सागर में गिरते टाइम ऐसे हो जाती हैं, इसी भाग को क्या कहते हैं? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। तो इसका थोड़ा सा डेल्टा का अपने इतिहास देखें। डेल्टा का थोड़ा सा इतिहास मैं उतारने दे दूंगा, एक बार डेल्टा के बारे में लिख लेते हैं। अगर डेल्टा का थोड़ा सा इतिहास देखें तो देखो, डेल्टा जो नाम है, डेल्टा जो नाम है वह इतिहास के पिता, इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स ने दिया।
हेरोडोट्स ने सबसे पहले जो डेल्टा देखा था वो नील नदी का देखा था, और ये देखकर हैरान हो गया। कौन सी नदी को? नील नदी को। ठीक है। अच्छा, नील नदी के किनारे एक देश है जिसका नाम है मिस्र। अमेजन नदी कहां बहती है? दक्षिणी अमेरिका में। बताओ विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या करोगे? नील। ठीक है। अब बात करें इतिहास के पिता हेरोडोट्स ने क्या बोला था कि डेल्टा जो नाम है इसने दिया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में ही बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये देखिए कैसे बनता है। यहां से एक नदी आती है इस प्रकार, और एक नदी जो है वो यहां से आती है इधर। यहां इन नदियों को थोड़ा जूम करता हूं मैं यहां, तो देखना ये जो नदी है ना, ये वाली धारा, यहां इनको मैं थोड़ा जूम करता हूं यहां। ठीक है, ऊपर से देखो। अब ये वाली जो नदी आ रही है ऊपर से, ये वाली इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर से ये जो नदी आ रही है इसका नाम क्या है? गंगा नदी। फरका बेराज से ये नदी दो भाग में बढ़ जाती है। एक भाग इधर चला जाता है, एक भाग नीचे आ जाता है। इधर जो भाग आता है इसका नाम हो जाता है हुगली। कौन सी नदी? और इधर का जो भाग है वो हो जाता है पद्मा नदी। लेकिन जब इसमें ब्रह्मपुत्र भी आकर गिरती गिरती है, तब इस नदी का जो नाम है वो हो जाता है मेघना। कौन सी नदी? मेघना। और इन्हीं के बीच में एक डेल्टा बनता है, इन्हीं के बीच में एक डेल्टा बनता है इस प्रकार से। इन नदियों के द्वारा यहां एक डेल्टा बनाया जाता है। इस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। पहले तो बात ये देखो कि इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है यहां पर एक वृक्ष की बहुत प्रधानता है। कौन से वृक्ष की बताओ? यहां पर जो वृक्ष की प्रधानता है वो वृक्ष कौन सा है? तुम सुनने क्यों हो जाते हो रे? और ये वृक्ष जो है वो कौन से? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन डेल्टा। अच्छा, यहां पर इस प्रकार से जाओ। ये क्या है? मारूंगा ज्यादा बोल रही, रोज नहीं है ये है बंगाल टाइगर। और यहाँ इस क्षेत्र में आपको बंगाल टाइगर भी देखने को मिलेंगे। ये लात इसलिए मार रहा है पीछे, तुम्हारे जैसे पीछे पड़े हुए हैं इसको पकड़ने के लिए, और लात मार तो भागे। अच्छा, सुंदरी वृक्ष के कारण
इनका नाम सुंदरवन डेल्टा बड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये बात याद रखना, भूल मत जाना। लिख लो। इसकी लंबाई देखें तो इस डेल्टा की जो लंबाई है वो 430 किलोमीटर तो लंबाई है, और चौड़ाई की अगर बात करें तो 480। लिया, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। एक बार आप सारे फिर देखिएगा। डेल्टा नाम इतिहास के पिता हेरोडोट्स ने दिया। इसने नील नदी का डेल्टा देखा था। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मिस्र जो है वो इसी देश के किनारे है। अमेजोन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन कौन सी नदियों द्वारा बनाया जाता है? एक तो गंगा और एक, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा गहरा प्रश्न पूछा तो वो पहुंचेगा यहाँ हुगली और मेघना। मेघना ना मिले ऑप्शन में तो पद्मा भी मिल सकता है, वो थोड़ा देख लेना, सारे एक साथ नहीं मिलेंगे नाम। इसका नाम सुंदरवन जो पड़ा वो सुंदरी वृक्ष के कारण। यहाँ बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा इसकी लंबाई 430 किलोमीटर और चौड़ाई 480 किलोमीटर। अब हम एक बात ये पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखो, इसी के नीचे लिख लो, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, ये यूपीएससी मेंस तक प्रश्न पूछे गए हैं ऐसे। जाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। अच्छा, अब नोट लगा के हम पढ़ेंगे क्या? अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, जवार नदमुख का निर्माण करती है। क्या होते हैं आ जाओ समझाता हूं, एक मोटा मोटा नदियों में अलग से इसको देखेंगे अब। हाँ भाई, आप मुझे एक बात ये बताओ कि अरब सागर जो है वो किस ओर है? इस ओर बिल्कुल अरब सागर है, पश्चिम की ओर। अरब
सागर, और इधर की ओर जो आप देखोगे वो है बंगाल की खाड़ी। देखो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं इनमें से, आपके तो नहीं बनेंगे एग्जाम में, लेकिन मेंस में मैंने कहा था ना ऐसे प्रश्न पूछे गए। ऐसा क्या रीजन है कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा बनाएंगी और अरब सागर की ओर जाने वाली डेल्टा नहीं बनाएंगी? मतलब वो सोच समझने का ये आपके पास हुनर होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। मैंने आपके सामने बता दिया मोटा मोटा, अगर आप चाहो तो बता सकते हो। समझ में नहीं आया है? चलो देखो, एक बात याद रखना, भारत में अधिकतर जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलेंगी या प्रायद्वीप पठार से निकलेंगी, यानी पहाड़ों से निकलती है नदियां। अब जो नदी निकलेगी पठार से, या तो वो जाएगी अरब सागर की ओर या जाएगी बंगाल की खाड़ी की ओर। लेकिन अधिकतर जो नदियां बड़ी बड़ी वो जल कहां लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदी जाएगी वो अधिक दूरी तय करेगी, दूरी अधिक तय करेगी। बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदी जाएगी वो दूरी क्या करेगी भाई? अधिक तय। जबकि अरब सागर की ओर नदी जाएगी वो इतनी दूरी तय नहीं करेगी। तब घटना क्या होता है, नदी की जितनी ज्यादा लंबाई होती है ना, शुरू में तो उसका भाव चित्र चौड़ा होता है, लेकिन आते आते अंत तक छोटा हो जाता है। और जब अंत में छोटा होता है तो वो यहां से अनेक भागों में ऐसे फटना शुरू हो जाती है, बटना शुरू हो जाती है। इसी भाग को तो डेल्टा कहते हैं। ये तो भाग समझ में आया, क्या कहते हैं? डेल्टा। आ गया ना भाई? अच्छा, अब गुरुजी ज्वार नदमुख बताओ क्या होता है। अब दूरी कम तय करी है तो इसका भाव चौड़ाई इतनी ही रहती है, ज्यादा अंतर नहीं आता। अब मेरी बात सुनो, ये कोई नदी बह रही है और ये नदी जो बहती बहती अपना जल जो है वो सीधा ले जाके डाल दे कहां? अरब सागर में या किसी सागर में, तो वो निर्माण करती है किसका? ज्वार नदमुख। कहने का मतलब ये है, जो नदी डेल्टा ना बनाए और सीधो ले गयो पानी और सीधो ले जाके डाल दियो सागर में। अब ये देखो, ये पानी कैसे डाल रही है? अनेक धाराओं में बट रही है ना, तो इसे तो बोलेंगे डेल्टा। जो नदी अपना जल सीधा डाल दे उसे क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। एक बार फिर ध्यान से सुनो, यहां इस प्रकार से मैं दो नदियां बना रहा हूं, एक इधर जल लेके जाती है और एक इधर। अब ये नदियां हैं दो। अच्छा, एक नदी जल लेके ऐसे जा रही है, ये नदी इधर वाली जो वो अरब सागर वाली है, कौन सी है? अब ये नदी आएगी ना सीधा, और आते ही अपना जल जो वो सीधा डाल देगी कहां? अरब सागर में। डाल दिया सीधा। लेकिन जो नदी आएगी ये वाली इधर, और ऐसे मान लीजिएगा इधर क्या है, तो ये नदी आएगी, अब यहां आते आते अंत में छोटी हो जाएगी और छोटी होने के बाद यहां अनेक धाराओं में से बट जाएगी, और इसे ही क्या बोलते हैं? डेल्टा। एक तो नदी जो वो अपना जल सीधा डाल रही है और एक नदी जो वो धाराओं में डाल रही है, तो समझ में आए ज्वार नदमुख और डेल्टा में अंतर कितना होता है। अगर उस एग्जाम के अंदर जब ये प्रश्न पूछा, मैं बैठा तो मैं एक मानचित्र बना के प्यारा सा उसमें बताता, देखो ये ऐसा डेल्टा बनता है और ऐसे ज्वार नदमुख बनता है, फिर उसकी थ्योरी लिखता है ना, तो थोड़ा और बेहतर लगता। चलो ये उतार लो, फिर बाकी बात करते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थ्योरी लिखाऊंगे इसकी। थ्योरी लिखाने क्या है, लिखाने की मेरे को बताओ, नौबत है क्या? ये लिखा हुआ है ना, बंगाली खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, अरब सागर की ओर ज्वार नदमुख। समझना है कि ज्वार नदमुख होता क्या है? एक ही होता है, एक ही होता है। और अंतर क्या है? अंतर बता दिया मैंने, ठीक है? ओके। अब हमारा उत्तर का विशाल मैदान पूरा हो गया, कल पढ़ेंगे प्रायद्वीप का पठार। अभी के लिए अच्छा, मैंने ये बताई थी क्या बात, कि राजस्थान का सबसे नया भौतिक प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान है। लेकिन शुरू शुरू में पहला पेज चेक करो, मैंने लिखाया था राजस्थान का नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। क्लास में ध्यान रखा करो, तुम्हारा ध्यान आजकल गलियों में ज्यादा रहने लग गया है। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।